नमस्कार। फ्रंटियर आईएएस कोचिंग के माध्यम से आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक करेंगे, राइट। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि पब्लिक में हमारे पास 4 स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं: क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल। एल्टन मेयो हमारे न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं। और जब भी आप किसी थिंकर या थ्योरी को करोगे तो आपको माइंड में कुछ बेसिक पॉइंट्स या कुछ बेसिक आउटलाइन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी थिंकर जब भी कोई थ्योरी देंगे तो उस टाइम की सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती होंगी जिसका वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उसके बाद उस थ्योरी के क्या वो पोस्टुलेट्स डिफाइन करते हैं, क्या उस थ्योरी के लिमिटेशंस हैं, सिग्निफिकेंस है, कैसे उसको क्रिटिसिज्म मिलता है और क्या उसके इंटरलिंकेजेस हैं डिफरेंट थिंकर्स या थ्योरीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, क्या डिफरेंस है मेयो या फेयोल के बीच में, टेलर या वेबर के बीच में। अगर आप इन लिंकेजेस, इंटरलिंकेजेस स्पेशली कर सकते हो तो आपको पवेट की बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। और अगर सिंपल सा कोई नोट आता है कि राइट अ नोट ऑन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। ऑल राइट, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। As we have seen that it was given by Mayo। और जब भी आप इस किसी भी थ्योरी को करोगे ना तो आपके कुछ 7-8 या 10 कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकल कर आएंगे जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एल्टन मेयो के केस में he has done this Hawthorne experiment studies on a very wide scale। बट इस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट तक आने से पहले मैं आपको एक इसकी ब्रीफ सी स्टोरी बताती हूँ कि एल्टन मेयो कौन थे, कहाँ थे और इससे पहले इन्होंने क्या क्या काम करा, राइट। सो बेसिकली मेयो हमारे पास एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया से, और वहां पर वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जो भी सोल्जर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को डील करते थे। बाद में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद वो यूएस मूव कर गए, और जब वो यूएस मूव करे तो उनको पहला असाइनमेंट मिला एक टेक्सटाइल मिल ऑफ फिलाडेल्फिया में, जिसको वो फर्स्ट इंक्वायरी करके डिफाइन करते हैं। और इस फर्स्ट इंक्वायरी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग से उन्होंने रिसर्च करी व्हाट हैपेंड कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें जो वर्कर्स थे ना, ऑल्दो उनके लिए जो वहां के ओनर थे बिल्कुल टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा था। मतलब कि जब भी वर्कर आते थे बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते थे। तो जो उसका ओनर था ही वॉज वेरी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम इतने अच्छे से सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो फिर भी लेकिन ये इतना एट्रिशन रेट ज्यादा क्यों है। उसके बाद दे कॉल्ड मेयो एंड asked him to find out the reason for this। जब मेयो ने आके देखा तो ही ऑब्जर्व्ड कि जो ये टेक्सटाइल मिल्स थी उस एरा में बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स होती थी। आपको इन पे काम करने के लिए बहुत लंबा लंबा चल के जाना पड़ता था, 7-7 8-8 घंटे काम होता था कंटिन्यूअसली। एक बंदे को टेलर के अकॉर्डिंगली 8-8 बंदे मॉनिटर करते थे, बीच में कोई उनके पास रिक्रिएशन की एक्टिविटीज या फिर कोई ब्रेक भी नहीं होते थे। ही ऑब्जर्व्ड कि इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है ना, ऑल्दो फिजिकल वर्किंग कंडीशंस तो आप इनको ठीक प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप इनके किसी भी सोशल या साइकोलॉजिकल कंपोनेंट को नहीं देख रहे हो। तो उसने बहुत छोटी सी बात सॉल्व देखी एंड द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड। एवरीवन वाज अमेज्ड कि कितनी आसानी से ये बात खत्म होगी। व्हाट ही डिड, उन्होंने बोला कि जब 8-8 10-10 घंटे काम कर रहे हैं आप इनको हर 2 घंटे के बाद ब्रेक दे दो एंड 15 मिनट के लिए इनको आपस में बात करने दो, और जो भी कुछ रिक्रिएशन या इनकी जो भी रिफ्रेशमेंट है वो दे दो। द कंपनी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड द प्रॉब्लम वेंट अवे। उनकी प्रॉब्लम ठीक होगी and the workers were very happy, and by this simple experiment Mayo became very popular in US। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनको बुलाने लगी कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, कैसे आप उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। लाइकवाइज उनको जब डिफरेंट असाइनमेंट्स करे तो ही केम टू दिस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स है। इस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको करके फाइनली वो इस ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट को डिफाइन करेंगे, राइट। सो द मोटिवेशन बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट was to test and challenge the validity of classical views on organizational efficiency and human motivation। बेसिकली अभी तक जो भी हमारे पास क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था ना कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसकी जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एफिशिएंसी के लिए, बट मेयो वांटेड टू चेक कि ऐसा नहीं है, बिकॉज उसने देख लिया था कि सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो भी वर्कर्स काम तो नहीं कर रहे ना, वो छोड़ के जा रहे हैं। वो इसी चीज को ढूंढना और प्रूव करना चाहते थे कि प्रॉब्लम हो कहां से रही है। एंड बेसिस दैट फिर उन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी 30s 40s में, जिसमें से काफी पॉपुलर हैं इनकी जो 2 बुक्स हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है। एंड आफ्टर दैट फिर उन्होंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा इन 4 स्टेजेस।
हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को बेसिकली, इसको हम हॉथॉर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब उनको दूसरा असाइनमेंट मिला तो वहां पर एक काफी बड़ा सा हॉल है जिसका नाम हॉथॉर्न वर्क्स था। उन्होंने जब यहाँ पे सारी रिसर्च कैरी आउट करी तो उसका नाम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पड़ गया, राइट। इसको हम आगे जाके देखेंगे कैसे उन्होंने 4 तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे और हर एक एक्सपेरिमेंट से बड़ी इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग निकाली और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी थ्योरी को डिफाइन करा। सो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड in 4 stages, with each phase leading to some new insight regarding the factors affecting organizational effectiveness and human motivation। जब भी आप किसी भी थ्योरी को करोगे ना तो you will find out इन सारी थ्योरीज का या थिंकर्स का एक ही मोटिव है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। अब उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, कोई मॉनेटरी इंसेंटिव्स पे बताएगा, कोई सोशल साइकोलॉजिकल पे बताएगा, कोई बिहेवियरल पर, कहीं पर लीडरशिप ट्रेट्स हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स को ढूंढ के सिर्फ इनका एक ही काम है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाएं ताकि जो भी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। बिकॉज प्लीज रिमेंबर कि ये वो टाइम चल रहा है जहां पे कैपिटलिज्म प्रिवेल करती थी यूएस में और इन सब का प्रॉफिट था, सारा का सारा मोटिव, इनका सबका जो मोटिव है वो प्रॉफिट ड्रिवन था। इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग के क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में वो ये कोशिश ही नहीं करते कि ह्यूमन रिलेशंस पे क्या है, सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में, प्रिंसिपल्स बनाने में जाता है। इसीलिए जब मेयो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द ह्यूमन रिलेशंस। इनफैक्ट ये पहली बार आके ह्यूमन को एक सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब से पहले सिर्फ हम उनको एक फैक्टर मानते थे। आई एम श्योर आपको पता होगा हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है। जो लेबर कंपोनेंट है पहले सिर्फ हम इसको फैक्टर मानते थे, बट लेटली इवन मेयो ने स्टार्ट करा। उसके बाद आपको आगे देखोगे कि एक हमारे पास थिंकर थे जो कि डगलास मैकग्रेगर है, वहां तक आके पता चलेगा कि ह्यूमंस है वो एक फैक्टर नहीं है, वो एक रिसोर्स है। इसीलिए आज हम बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को हमें स्टडी करना है, राइट। सो कमिंग बैक टू एल्टन मेयो, इनके जो 4 फेजेस हैं इनको हम स्टडी करते हैं। To begin with, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इनका ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पर है कि लाइटिंग एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा। यू विल रियलाइज कि बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे और बहुत ही बेसिक सी चीजें निकालेंगे और उनको निकाल के ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बनाएंगे। सो दैट मीन्स देखने में ऐसा लगेगा कितनी बेसिक चीजें, बट इन्हीं से इनकी पूरी की पूरी थ्योरी डिजाइन होगी। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा कि जो भी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल वर्किंग कंडीशंस है उसका इंपैक्ट स्टडी करा आउटपुट पर और प्रोडक्टिविटी पर। बेसिकली व्हाट ही डिड, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर भी आप 100% लाइटिंग प्रोवाइड करते हो और सपोज आपके 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, राइट, तो व्हाट ही डिड कि 100% की बजाय सपोज अगर मैं इसको 120% बढ़ा दूं तो बट ऑब्वियस आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। बट व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि अगर आप इस लाइटिंग को 80% कर दोगे तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर को देखोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटनी चाहिए थी। अगेन ही वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड दैट वाज द बेसिस ऑफ दिस ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। राइट, इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा कॉल्ड एज द रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट ही डिड, अंडर दिस एक्सपेरिमेंट further insight was sought on the inconclusive findings of the phase 1. During this phase, lot of privileges and incentives were given to the test workers and later they were withdrawn. Right? What he did, उन्होंने किस तरह के incentives दी? For example, small working hours कर दिए, उनको कुछ free snacks provide कर दिए, individual monetary incentives हो गए, higher wage दे दिए या फिर कई बार उनको group wage incentives दे दिए। If you remember जब हमने उसकी करी थी बात फिलाडेल्फिया टेक्सटाइल मिल वाली, वहां पर भी उन्होंने यही चीज करी थी कि अगर आप उनको बीच में ब्रेक दे देते हो, फ्री स्नैक्स दे देते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। इन्हीं चीजों को फर्दर और सब्सटैंशिएट करना चाहते थे कि क्या क्या चीजें हमारे पास इंपैक्ट कर रही हैं, राइट। दैट वाज पार्ट ऑफ दिस रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट एंड ही गॉट टू नो दैट द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस एंड द इंसेंटिव्स वर नॉट रेलेवेंट determinant of human productivity or happiness, but it was the group incentive and the supportive supervision. That means आपको सिर्फ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस अगर आप उनको दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उनको ग्रुप इंसेंटिव्स दोगे या फिर जो आपके सुपरवाइजर है वो सपोर्टिव है तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। लेटर ऑन आप देखोगे कि इवन
हमारे पास जो मेयो के जो इंपॉर्टेंट, जब मैं कीवर्ड्स की बात करी थी, फॉर एग्जांपल हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा, आगे आपको देखोगे जो सोशल ग्रुपिंग्स हैं या फिर उसमें जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, इस पर मेयो बहुत ध्यान देंगे, राइट। और वो कहाँ से निकल कर आ रहा है, जो इनका ये वाला एक्सपेरिमेंट है कि ग्रुप इंसेंटिव्स है या सपोर्टिव सुपरविजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा, मास इंटरव्यू प्रोग्राम है। दिस वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बिकॉज इसमें उन्होंने क्वेश्चनियर बनाया और जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स थे, लगभग 25,000 वहां पर थे, उन सबको क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप बताओ कैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव बता सकते हैं, क्या प्रॉब्लम लगती है आपको मैनेजर के साथ, या फिर क्या और ऐसा करा जा सकता है जिससे हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। एंड यू विल बी अमेज्ड कि जो 25,000 वर्कर्स थे उनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकमेंडेशंस आए, एंड जो मैनेजमेंट थी उन्होंने उसकी एक भी रिकमेंडेशन को नहीं माना, बट स्टिल दे वर सो हैप्पी बिकॉज फर्स्ट टाइम किसी ने उनके इमोशंस और फीलिंग्स की परवाह करी। अभी से पहले तो वो बात ही नहीं करते थे, सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करते, एंड दे वर टोल्ड कि आपको इस तरह से काम करना है, बट दिस वाज अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू देम, जहां पर उनकी इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, एंड दे वर सो हैप्पी दैट दे कुड एक्सप्रेस एंड देयर व्यूज वर टेकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट उनको लगा कि हमारी भी कोई पूछ कर रहा है, इसलिए उनको लगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से हमारी कोई बिलोंगिंग है, जैसे आपको एक फैक्टर फील होता है कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। So straight away, the experiment concluded that human beings have a desire for expressing and sharing sentiments, and classical thinkers never thought about it. उनको लगा ही नहीं कि आपको ह्यूमन बींग्स वाले एस्पेक्ट पर भी फोकस करने की जरूरत है। इसीलिए एल्टन मेयो ने इसको बोला कि दिस वाज एन एक्टिवेशन ऑफ वर्कर बाय द लॉजिक ऑफ सेंटिमेंट रादर देन द लॉजिक ऑफ वेजेस, कॉस्ट या प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स आप जो भी प्रोडक्टिविटी एनहांस करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स है या फिर उसकी कॉस्टिंग को देकर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट है कि कितना वहां पर आप ह्यूमन रिलेशंस पर कितना फोकस कर रहे हो, राइट। Then he argued that supportive and friendly supervision is what the workers wanted. The mass interview program show that the workers did not like a coercive, critical and strenuous supervision. Obviously जब भी आप काम करोगे तो आपको चाहिए कि आपका सुपरवाइजर है वो थोड़े से सपोर्टिव बिहेवियर शो करे, वो टॉलरेंट हो, आपको डिग्निफाइड तरीके से वो बात करे। नाउ यू सी, ये बहुत ही कितनी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन उस टाइम की सोसाइटी में वर्कर्स को ये बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे थे, इसीलिए दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड, एंड किसी थिंकर को आना पड़ता है लोगों को ये बताने के लिए कि नहीं, आप इनको इस तरह से एक ह्यूमन डायमेंशन को भी सोचो, एंड दैट इज व्हाई the whole theory is human relation school of thought, right? So in other words, they wanted sentiments in human relationship rather than mechanical relationship where workers were treated as just a cog in the machine है, right? जैसे आपने पहले देखा होगा कि क्लासिकल थिंकर्स में भी बोलते भी हैं, उनका काफी क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि आप ह्यूमन बींग्स को सिर्फ एक मैकेनिस्टिक तरीके से देखते हो या फिर एक रोबोटिक तरीके से देखते हो कि आपने बता दिया इतने इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतने घंटे काम करना है, इस तरीके से काम करना है, जैसे टेलर ने बताया था कि आपकी मोशन स्टडीज हैं कि आपको क्या एक बेस्ट तरीका होता है काम करने का, वो बता दो एंड देन यू विल परफॉर्म, बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। आपको एक ह्यूमन डायमेंशन भी स्टडी करना पड़ेगा कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ सोशल फैक्टर्स हैं या साइकोलॉजिकल उनकी नीड्स क्या है, और इन्हीं सारे फैक्टर्स पर हमारे पास एल्टन मेयो का सारा फोकस था। The last experiment which he did was the bank wiring observation studies. इस फेज में उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर वो आएगा उनका जो ग्रुप स्टडी पर जो ग्रुपिंग्स पर वो सारा का सारा फोकस करते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग दिस फेज मेयो टीम सक्सेसफुली डिपिक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ human groups in a work situation. Under this stage, group incentives were used and workers were allowed to mix freely. And what he noticed that workers tend to form strong associations with the group of members हैं। अभी जो strong associations हैं, इन्हीं को ये informal groups की बात करेंगे, right? अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे informal groups हैं, यही आज के टाइम पर हमारे पास trade union की फॉर्म में exist करते हैं। So he got to know that they tend to become united by sharing sentiments, and thus there is a tendency to create solidarity among themselves. And this group solidarity is often against in the formal organization. For example,
The management may set some production target, but the group has its own target and there is tremendous pressure of each group of the member to conform to the group norms. बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी ये लोग काम करेंगे तो इनकी एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग की काम करते हैं, और इस इनफॉर्मल ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल सपोज 7-8 लोग वहां पर काम कर रहे हैं और एक उनका कोई मैनेजर है, तो व्हाट विल दे डू, इन 7-8 लोगों में से ही ये अपना एक कोई लीडर असाइन कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ द इनफॉर्मल लीडर, और सारे के सारे अपना एक ग्रुप नॉर्म बना लेंगे कि हमें इस तरह से करना है, और ज्यादा जो इनकी प्रेफरेंस रहेगी वो इस इनफॉर्मल लीडर के हिसाब से रहेगी रादर देन जो फॉर्मल इनका मैनेजर होगा या फॉर्मल लीडर होगा, राइट. सो द फॉर्मल मैनेजमेंट टारगेट एंड द इनफॉर्मल ग्रुप टारगेट्स ऑफन कम इन कॉन्फ्लिक्ट if informal groups are not given the due attention. Thus, a worker output is neither determined by the capability nor by what incentive he is being offered, but by the social influence of his groups. Right? What I am telling कि ये अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे और उसके हिसाब से जो इनके इनफॉर्मल लीडर होंगे उसकी ज्यादा मानेंगे रादर देन द फॉर्मल लीडर या फिर मैनेजर है. देन एल्टन मेयो ने बताया कि इस तरह के इनफॉर्मल ग्रुप में हमारे पास अलग अलग तरह के पर्सनालिटीज देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जांपल कुछ रेट बूस्टर्स होंगे. रेट बूस्टर्स आप उसको बोलते हो, फॉर एग्जांपल आपने उसको जितना काम बताया उससे वो ज्यादा काम करेगा. अगर चिजलर्स होंगे कि आपने जितना उसको टास्क असाइन करा है वो उससे कम करेगा. इसके अलावा कुछ दो और ऐसी भी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिशियस है या फिर आपका स्क्वेलर है. स्क्वेलर फॉर एग्जांपल जो आपकी ब्लैक शीप होती है, राइट, जो आपके ग्रुप की जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी और को जाके बता देंगे. ऑफिशियस जो थोड़ी न्यूट्रल पर्सनालिटीज होती हैं कि वो ना आपके पॉजिटिव में पार्टिसिपेट करेंगे ना नेगेटिव में पार्टिसिपेट करेंगे. बट अल्टीमेटली ये जो 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, the Hawthorne experiment depicted that classical जो premise था structural supremacy, scientific standardization and economic carrot and stick policy of motivation, they are not the decisive factors in organizational effectiveness and human satisfaction है. यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इनकी वही थी कि जो भी क्लासिकल का बेस था, राइट, वही ये डिस्कार्ड कर रहे हैं कि वो ठीक है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आप इकोनॉमिक इंसेंटिव दे रहे हो, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता. आपको सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, ह्यूमन डायमेंशंस को देखनी पड़ेगी, तभी आप इन टोटलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, राइट. So with these 4 experiments, the findings of Hawthorne experiment led to establishment of Mayo Human Relation School of Thought, which has been described as a new beginning distinct from the era of Gospel of Efficiency. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है जहां पर उसका सारा का सारा फोकस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल्स से एफिशिएंसी पर था, वहीं से ह्यूमन मेयो ने वो सारा का सारा जो शिफ्ट है ह्यूमन रिलेशंस पर कर दिया एंड हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द एफिशिएंसी. So Mayo started a new approach which was termed as the human relation doctrine. वही बात है, इसको चाहे आप human relation school of thought बोल लो या human relation doctrine बोल लो, या फिर कई बार इसको बोलते हैं कि it was a humanistic challenge to the earlier approach based on the principles which were largely structural. Moving forward, as a part of these human relation doctrine, he put the emphasis on following new thinking. ये हमने पहले भी बात करी थी कि जैसे जितने भी हमारे पास थ्योरीज होंगी उसमें कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स होंगे, राइट. सो मेयो ने ये सारी की सारी ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स दिए अपने उन चारों एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर. इसमें से he said that man is a social animal और social entity. ये हमें पहले से ही पता है कि उसने कैसे बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल प्रिविलेजेस दोगे तो वो उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एफिशिएंसी का जितना ग्रुप में रहने से पड़ेगा. दैट मीन्स मैन के लिए उसका सोशल रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है. सिर्फ आप उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल रूल्स प्रिंसिपल्स हायरार्की से काम नहीं करा सकते. Second, organization should be a social or it's a human environment, and then logic of sentiment is more important than logic of efficiency. ये स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि सिर्फ आपका जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एफिशिएंसी नहीं लेके आ सकते, आपको लॉजिक ऑफ सेंटिमेंट भी बहुत जरूरी है. फिर आपकी जो सुपरविजन है वो सपोर्टिव होनी चाहिए, सिंपैथेटिक होनी चाहिए, तभी वर्कर्स एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस दे पाएंगे. एंड देन जो उन्होंने बताया था कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है या जिनको स्पॉन्टेनियस ग्रुप्स भी बोलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्क सेटिंग एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट यस दे इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स एज वेल. Then he further told us that social psychological needs and desires are very crucial for human motivation. Thus happiness in their interpersonal relations and meaningful work
work life were highlighted as a key ingredient of the organization, and they have to be there so that organization can become effective and successful on a sustainable basis. Further, he told us that socio-psychological needs and desires are very crucial for human motivation. Thus, happiness in their interpersonal relations and meaningful work life were highlighted as the key ingredient if organization has to become effective and successful on a sustainable basis. ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो हम इतनी टाइम से इनको डिस्कस कर रहे हैं. मोर स्पेसिफिक टर्म्स में मेयो कंट्रीब्यूशन कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स में. ही इनिशिएटेड एंड रिकॉग्नाइज द नीड्स फॉर स्टडिंग ह्यूमन बींग्स. हमने देखा ही था कि अभी से पहले कोई इंटरेस्टेड नहीं था. उनके हिसाब से सिर्फ ह्यूमन बींग्स एक फैक्टर थे, उनको यूज करो अपने प्रॉफिट मोटिव्स के लिए. बट फॉर द फर्स्ट टाइम ही टोल्ड अस दैट नो, यू हैव टू स्टडी ह्यूमन बींग्स as well. आपको उनका सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा. ह्यूमन रिलेशंस एंड इवेंचुअली द ह्यूमन बिहेवियर बिफोर मेयो, ह्यूमन बीइंग्स एंड द रिलेशनशिप्स एट वर्क वर नॉट स्टडीड और नॉट एम्फसाइज्ड एट ऑल. So it was a very wonderful beginning. Further, the classical theories gave प्राइमरी अटेंशन टू टेक्नो इकोनॉमिक फीचर्स. राइट, ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, शायद अभी तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि क्लासिकल थिंकर्स आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फीचर्स पर फोकस करेंगे. राइट, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह की वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, कॉस्टिंग कैसी होगी, मतलब कितने आप उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दोगे, एंड बट रिलेटिवली ये नेग्लेक्ट करते हैं स्टडी और एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बींग्स को. इनफैक्ट अब आप पढ़ोगे ना कि जो उन्होंने पॉइंट्स दिए, पोस्टुलेट्स दिए, ये सारी वही रिपीटेडली चीजें जो अभी तक हम देख चुके हैं. It had certain assumptions about human beings which Mayo exposed as faulty and gave alternate for replacement assumptions in place of those known important as depicted below. Right? So वो assumptions कौन सी थी? जैसे कि क्लासिकल थ्योरीज या न्यू क्लासिकल थ्योरीज में क्या डिफरेंस था कि क्लासिकल थ्योरीज हमारे पास रिलीजियस इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करती थी कि वही बात है कि अगर आप उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दोगे तो वो काम करेंगे. लेकिन न्यू क्लासिकल थ्योरीज और जो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच है वो कहते हैं कि नहीं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सोशल मैन है, आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के साथ बाकी नीड्स की भी जरूरत उनको देखनी पड़ेगी. क्लासिकल थ्योरीज बोलते थे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सिर्फ एक इनर्ट एलिमेंट है, इट इज जस्ट अ कॉग इन द मशीन. बट ये बोलते हैं कि नो, इट्स अ की वेरिएबल है, आपको किसी भी और चीज पर फोकस करने से पहले उनको कंसिडर करना पड़ेगा. क्लासिकल थ्योरीज कहती हैं रैबल हाइपोथेसिस है. रैबल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हैं, उनको अपने सोशल नॉर्म्स या ग्रुप नॉर्म्स से इतना फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए इसको कई बार एटमिस्टिक या फिर कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की भी बात करते हैं. बट ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में कहते हैं कि नहीं, वह एक हर्ड हाइपोथेसिस की बात करते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं होती, वो ग्रुप्स में काम करते हैं. जैसे आपने देखा था कि जब मेयो ने वो एक्सपेरिमेंट करा था तो जब उसने उसको इंडिविजुअल प्रिविलेजेस दी तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ग्रुप्स में जब आप काम करोगे तो काफी सारा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी एफिशिएंसी पर. फिर क्लासिकल थिंकर्स कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो होमोक्यूमिनस है, दैट मीन्स उनको इजीली सब्जुगेट करा जा सकता है. ये बोलते हैं कि नहीं, वो स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रहते हैं, जो हमने देखा था इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स की फॉर्म में कि अपना वो एक इनफॉर्मल लीडर बना लेते हैं और उसकी ज्यादा बातें मानते हैं एज कंपेयर टू एनी फॉर्मल या मैनेजर जो इनका डेजिग्नेटेड मैनेजर या लीडर होता है. So, thus Mayo wanted to highlight the workers are not merely driven by economic reward or economic threat. So that's why they should not be relegated to a secondary position of importance and they should be treated as a key resource. See what I was telling कि उन्हीं basic thought अभी तक I guess आपको समझ में आ गया होगा, फिर उसी को अलग अलग words में explain करने वाली बात है. They should be dealt with as collective social entities with a diverse source of socio-psychological needs and aspirations rather than assuming them as oversimplistic entities who can easily be subjugated by economic threat and allurement. Just इसका वही है कि आप सिर्फ economic incentives या फिर एक carrot and stick approach से उनसे काम नहीं करा सकते, आपको बाकी सारी चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा. Then, in this context, he observed the most compelling and overriding need of human being is the need to associate and belong, which gave us a better understanding of man. Classical theories kept describing an organization as a techno-economic system, whereas Mayo highlighted the need for understanding an organization as a social or human system. He observed the classical theories as machine models, but Mayo argued that organization must be regarded as a social setup, whereas a worker look forward to spend a meaningful social life, happiness in interpersonal relations है. ये वही सारी बातें जो अभी तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं. Further, he observed that classical organization theory denies worker a meaningful social life.
बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डिस्ट्रॉयड कल्चरल ट्रेडिशंस। इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में बताती हूँ व्हाट हैपेंड कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले हमारे पास जो एक सेटअप होता था ना, दैट वाज एग्रेरियन, या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स वहां पर एग्जिस्ट करते थे। और जब जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती है तो वहां पर आपकी काफी हद तक सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती हैं, राइट? वो एक अलग तरह का ट्रेडिशन होता है। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो व्हाट हैपेंड, जितने भी लोग थे दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दीज इंडस्ट्रियल एरियाज इन टर्म्स ऑफ बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज। और जब ये यहाँ पर पहुंचे तो उस टाइम पर वैसे ही आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर थी और ये सारे के सारे क्लासिकल थिंकर्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। फॉर एग्जांपल टेलर ने बोला था इस तरह से आप साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। फेओल ने बताया था कि आप ये सारे के सारे, इफ यू रिमेंबर आपने फेओल पढ़ा होगा तो उसमें 14 ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स हैं। लाइक अथॉरिटी की बात करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं। तो सारे के सारे 14 पॉइंट्स हैं, आप उन सबको फॉलो करो, आपकी एफिशिएंसी होगी। बट व्हाट हैपेंड कि जब सारी की सारी इंडस्ट्रीज इनको फॉलो कर रही थी तो कहीं ना कहीं आपका जो कल्चरल ट्रेडिशन था, राइट, जिसमें ह्यूमन बींग्स की बाकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही थी, they got destroyed. So and this led to the social disorganization and an unhappy individual। इसीलिए हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कि फिलाडेल्फिया मिल में क्या प्रॉब्लम चल रही थी कि एड्रेशन रेट बहुत ज्यादा था। क्यों बहुत ज्यादा था? कि सारी चीजें मिल रही थी लेकिन वो क्योंकि रिसेंटली अपना घर छोड़कर आए थे तो वहां पर उनको वो सारी की सारी सोशल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। सो दे वर थिंकिंग पैसे सब कुछ मिल रहे हैं, अच्छी कंडीशन से, बट स्टिल दे वर नॉट हैप्पी एंड दे वर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। Instead, there should be an emphasis on creating social stability in organization by appreciating the social and psychological needs of the workers। फॉर एग्जाम्पल आपकी किस तरह की नीड्स हैं? इट इज सो ऑब्वियस कि आप जिस, फॉर एग्जाम्पल की जो फीलिंग्स है, लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस इन रिलेशंस एट वर्क प्लेस बहुत ही जरूरी है, तभी आप वहाँ ठीक से काम कर पाओगे। जो सुपरविजन है, वहां पर बेटर मैनेजर्स हो। अगर आपने टेलर पढ़ा होगा आपको याद होगा वहां पे फंक्शनल फोरमैनशिप का एक कॉन्सेप्ट आता है, राइट? इस फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है कि एक बंदे को 8 मैनेजर्स देखते हैं, जिसमें से 4 आपके प्लानिंग वाले होते हैं और 4 हमारे पास एग्जीक्यूशन वाले होते हैं। सो दिस वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। इतनी सारी अगर आप कोई सुपरवाइज करोगे कौन काम करना पसंद करेगा? सो टेलर ने बोला, सॉरी टेलर ने नहीं, मेयो ने बोला कि आपकी सुपरविजन एक अच्छी होनी चाहिए, बेटर मैनेजर्स होने चाहिए। एंड इट वाज मेयो हु हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिव एंड सिंपैथेटिक सुपरविजन फॉर द फर्स्ट टाइम। He rejected the idea of overbearing, autocratic for critical supervision। तो हम खुद भी सोच सकते हैं कि अगर आप इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखोगे कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। He recommended that supervisors must use the logic of sentiments। ये हम काफी बार यूज कर चुके हैं तो आपको अभी तक याद भी हो गया होगा कि लॉजिक ऑफ सेंटिमेंट्स है वो प्रेफर करते हैं rather than logic of efficiency for monitoring incentives for the observe that if love and affection should exist there। Further, he observed that if love, affection and associations is a primary need of human beings, the onus on the supervisor or manager to create environment, right? वो वही बात है कि आपकी जो designated manager है, अगर कभी आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करा होगा तो यू शुड हैव रियलाइज्ड कि आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं आपको किस तरह का एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। where these needs are fulfilled in this context, he also recommended the skill set for manager as depicted below। तो उन्होंने बताया कि चाहे आप टॉप लेवल पर काम करो, मिडिल लेवल पर काम करो या लोअर लेवल पर काम करो, आपके साथ ही एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो ह्यूमन स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं या हम कंसेप्चुअल उनकी जो क्लैरिटी की बात करते हैं। सो till now we have seen that how Mayo conducted these experiments and what were the findings which he combined in form of the human relation school of thought। अब हम देखेंगे कि जो मेयो के एसोसिएट्स या कोलीग्स थे इन डिजाइनिंग ऑल दीज थ्योरीज, राइट, इनमें एक बंदे हैं दैट इज द F.J. रोथल्सबर्गर। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, इवन ये इनके एसोसिएट ही थे जब ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट चल रहा था। Now, what is his contribution? His contribution to the human relation approach is very significant because इन्होंने इस पूरी की पूरी थ्योरी को ना इन 3 एस्पेक्ट्स में डिटरमाइन कर दिया। ये कहते हैं कि इस थ्योरी में ना 3 एलिमेंट्स हैं, एक आपका इंडिविजुअल है, देन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है एंड इज सपोर्टिव पार्टिसिपेटिव सुपीरियर। करा कुछ नहीं है, जो मेयो इतनी सारी बातों में हमारे पास समझा रहे हैं वो इन्होंने इन 3 बातों में समझा दी कि एक इंडिविजुअल होगा, फिर वो सारे के सारे मिलकर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे और उसमें से आपका जो सुपरविजन होगा वो ऑब्वियसली सपोर्टिव होना चाहिए और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। Further, he observed that man defies cataloging, right? कि आप मैन को ऐसे कैटलॉग नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दे दो या फिर सोशल साइकोलॉजिकल इंसेंटिव्स दे दो, सिर्फ एक कैटेगरी में आप उसको नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज मैन इज अ यूनिक सोशो साइकोलॉजिकल एंटाइटी है। द थीम इज दैट अ सुपीरियर मस्ट अंडरस्टैंड एवरी सबऑर्डिनेट
under him as a distant socio-emotional entity rather than considered everybody as driven by money. See, अगर आप देखोगे वही सारी चीजें हैं, बस it's a interplay of the words है. ही इज मोस्ट फेमस. फिर ये इनके दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हम देखेंगे जिसके लिए बहुत ही फेमस है. एक इसमें से विशियस साइकिल सिंड्रोम है, राइट. ये विशियस साइकिल सिंड्रोम में क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ रूल्स बनाओगे. अगर वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे फिर आप दोबारा से देखोगे क्या प्रॉब्लम हो रही है. अगर आप अथॉरिटी आपकी ठीक से नहीं कर रही, आप फिर से और अथॉरिटीज बनाओगे. इन टोटलिटी आप एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और प्रॉब्लम्स को बनाते जाओगे. एंड दिस इज व्हाट ही कॉल्ड एज विशियस साइकिल सिंड्रोम. ही ऑब्जर्व that classical approach behaves a vicious cycle kind of situation where breakdown of rules lead to more rules, breakdown of authorities lead to more authorities, and paradoxically क्या होगा, the very thing which is a problem is compounded to aggravated in order to solve the problem. मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो नहीं पाई, उसके चक्कर में आप और ज्यादा रूल्स बनाते गए, और ज्यादा अथॉरिटी क्रिएट करते गए, एंड हुआ कुछ नहीं, फाइनली आपकी वो प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो जाती है. Thus, the message is that classical features like authority, hierarchy, centralization, and standardization can lead to monotony, disintegration, and demoralization among workers, and in such a situation it would be further error if the same negative features are further tightened in an attempt to enhance efficiency. ये अभी तक हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो भी है हमारे पास सारे के सारे फीचर्स हैं क्लासिकल थिंकर्स के, कि इन सबसे एंड में आपकी एक मोनोटनी हो जाएगी आपके काम करने में, डिसइंटीग्रेशन एंड डीमोरलाइजेशन होगी वर्कर्स की, और फर्दर आप कोशिश कर रहे हो इन सारी चीजों से एफिशिएंसी एनहांस करने की, बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेगा और वो डिग्रेड करेगी आपका जो भी काम करने की अप्रोच होगी. सो अभी तक हमने देखा कि कैसे मेयो ने 4 एक्सपेरिमेंट्स करे, पूरी की पूरी थ्योरी दी, फिर जो उनके एसोसिएट थे रॉथल्सबर्गर उन्होंने कैसे डिफाइन करा ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट को, और फाइनली जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कि क्रिटिसिज्म, कि अब जैसे पूरी की पूरी थ्योरी में ये सारे के सारे टाइम थिंकर्स को, क्लासिकल थिंकर्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो कोई तो होगा जो मेयो को भी क्रिटिसाइज करेगा. इनफैक्ट अब जब सारे थिंकर्स कर लोगे तो यू विल गेट टू नो हर एक थ्योरी में जो आने वाला स्कूल ऑफ थॉट होगा वो पिछले स्कूल ऑफ थॉट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा. सो मेयो का जो क्रिटिसिज्म है वो कैसे है कि मेयो थ्योरी स्टार्टेड अ न्यू बिगिनिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. देयर इज नो ट्रूथ कि इन्होंने एक नई शुरुआत करी पहली बार ह्यूमन रिलेशंस के एंगल को लेकर आए, बट लेटर डेवलपमेंट शोड दैट इट वाज इक्वली लॉपसाइडेड, मेनली बिकॉज इट वाज अ रिएक्शनरी थ्योरी. कैसे रिएक्शनरी थ्योरी थी कि इनको ये ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि मेयो की ना एक ओवर जील थी कि मुझे किसी भी तरीके से ना क्लासिकल थ्योरीज को निगेट करके अपनी एक नई थ्योरी बनानी है. इन इट्स ओवर जील टू प्रूव द क्लासिकल थ्योरी रॉन्ग, द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच overcompensated and thus again remain lopsided है. ये बोलते हैं कि ठीक है मान लिया क्लासिकल थिंकर्स में प्रॉब्लम है, लेकिन आप भी तो पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. वो हम आगे देखेंगे कि कैसे नहीं कर पा रहे. इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स द क्रिटिसिज्म एज अंडर follows that first criticism क्या है कि theoretical and unsubstantiated approach है मेयो की. कैसे इनके बहुत ही एक काफी ज्यादा इनको क्रिटिसाइज करते हैं ड्रकर. What he says that मेयो थ्योरी इज अ सेट ऑफ जनरलिटी एंड हाफ ट्रूथ है. वैसे भी अगर आप देखोगे ना कि जो सोशल साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, सोशल नीड्स है, ये काफी जनरल से थिंग है. आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि आप मैनेजर्स को कैसे खुश रखोगे, कैसे उनकी इन सारी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे. इसको ड्रकर इलैबोरेट करते हैं कि जो आपके मेयो के सजेशन है दे आर टू जेनेरिक, मेकिंग ह्यूमन बीइंग्स हैप्पी एट वर्क. और ये देखने में अच्छा लगता है, यू नो इट्स अ मॉरल एंड काइंड ऑफ एथिकल प्रीचिंग है. आप इससे कोई सॉलिड मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं बना सकते. ये हम खुद भी सोचेंगे तो हमें लगेगा कि आपको ठीक है एक कंपोनेंट है कि आपको हैप्पीनेस के बारे में देखना पड़ेगा, उनकी बाकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको सब्सटैंशिएट कैसे करोगे, कैसे स्टैंडर्डाइज करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या ऐसा करे कि आप इन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो. हैप्पी ह्यूमन बीइंग्स एंड हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप एट वर्क मे बी अ नोबल आइडिया बट कैन नॉट बी अ वेरी बेसिस फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस. सेकेंडली ड्रकर बताते हैं कि सजेशन बहुत ही आपके जनरल है, नाइव है, अनसब्सटेंशिएटेड है. वो हम बात ही कर रहे हैं ना कि आप इसको नहीं सब्सटेंशिएट कर सकते, एंड डेफिनेटली डिड नॉट हैव मेनी टेकर्स. बिकॉज अगर हम खुद ही सोचेंगे, अगर हम इस तरह की बात करेंगे, कौन फैक्ट्री ओनर मैनेजर इस तरह की बातें करेगा कि हम आओ आपका रिफ्रेशमेंट करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, या फिर हम आपकी हैप्पीनेस की बात करते हैं. बिकॉज इट वॉज अ एरा ऑफ कैपिटलिज्म, हर कोई अपने प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है. और यहाँ पर मेयो कह रहे हैं कि नहीं, आप उनकी हैप्पीनेस की बात करो, आप ह्यूमन रिलेशंस उनको एस्टैब्लिश करने दो इन फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है. बट एक्चुअल क्या प्रैक्टिकल सेंस में काम कर पाएगा? It is not that happiness in human relation is achieved and other parameters will become irrelevant. Thus, Drucker observed that Mayo idea were half truth है because
They rightly expose the lies of classical theories. ये मान लिया कि थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम थी, क्लासिकल थ्योरीज में आपने बता दी, but the incorrect half was that merely because an organization has happy individual or happiness in relation will not mean that technology will become your slave and don't need to innovate या standardize. Obviously अब अगर सिर्फ आप अगर happiness component को दोगे, that doesn't mean ना कि फिर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. ऐसे तो competitors will pack their bags and go away. फिर वो बताते हैं कि इग्नोर करता है कंप्लीटनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को. वाई कंप्लीटनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज आप सारा का सारा फोकस एक ही कंपोनेंट पे कर रहे हो और तो आप कुछ इलैबोरेट ही नहीं कर रहे हो. और ये बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना तो वो सिर्फ मशीन है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स है, बट द एट सेम टाइम सिर्फ आप उसको ह्यूमन बीइंग्स और हैप्पीनेस में भी डिफाइन नहीं कर सकते. एक्चुअली वही चीज है कि क्लासिकल थिंकर्स ने सारा का सारा फोकस आपका स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स पर कर दिया, ये सारा का सारा फोकस हैप्पीनेस पे कर रहे हैं. तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन मशीन ना तो सिर्फ एक चीज है ना ही दूसरी चीज है, वो पूरे का पूरा सम टोटल है. सो क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट मेयो थ्योरी रिप्लेसेस वन रॉन्ग बाय अनदर रॉन्ग एंड वन काइंड ऑफ ओवर एम्फेसिस बाय अनदर काइंड ऑफ ओवर एम्फेसिस. तो फायदा क्या हुआ? अब वहां पर वो एक चीज छोड़ रहे थे, आपने दूसरी चीज छोड़ दी. सो इट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. If earlier there was neglect of human side of enterprise, now it amounted the neglect of techno-economic side. Thus, Mayo theory remained as an imbalanced model because by the nature it was reactionary and replacement theory. ये हमने देखा कि कैसे reactionary to whom? Reactionary to classical thinkers है. And replacement theory of what? Again, he wanted to replace it by the classical thinkers. Thus, it continued visualizing rationality and happiness as either or concern, but ये mutually exclusive है, right? आप इनको एक अलग से डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ ये कंपोनेंट होगा तो आपकी एफिशिएंसी का कंपोनेंट आ जाएगा. फिर वो बताते हैं एक और इसका जो मेजर क्रिटिक है कि जो मेयो की जो फाइंडिंग्स थी इसमें हमें एक क्लिनिकल बायस देखने को मिलता है. व्हाई क्लिनिकल बायस? बिकॉज सम स्कॉलर्स हैव ऑब्जर्व्ड दैट a very premise of human relation approach, namely the Hawthorne experiment, is suffering from the clinical bias. The results were not neutral or impartial. They were contaminated by the preconceived notion of the research. क्या preconceived notion है मैं आपको next slide में बताती हूँ. To elaborate, Mayo already had his finding in his mind that he wanted to reject classical theory even before starting with the experiment है. और जितना भी ये Hawthorne experiment है ना, ये Hawthorne जो सारा का सारा Hawthorne experiment है which describe the possibility of contaminated conclusions है. बिकॉज एक तो इसमें पुअर रिसर्च डिजाइन है एंड दूसरा ये इन्फ्लुएंस टेस्ट ग्रुप है. एक्चुअली हुआ क्या था जब हमने पीछे पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि जब ये क्वेश्चनर्स वगैरह बना रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे क्या है, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेयो वाज वेरी पॉपुलर. और जब भी हमारे पास कहीं पर पूछने आते थे कि क्वेश्चनर लेके आते थे तो जो वहाँ पे वर्कर्स थे वो वैसे ही बहुत खुश रहते थे कि अच्छा हार्वर्ड से कोई हमको इंटरव्यू करने आ रहा है. एंड यू नो इट्स अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी. जब आपको पता है कि आपको कोई ऐसे इंटरव्यू कर रहा है तो आप एक प्री कंसीव्ड नोशन या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करोगे. तो ये जो हमारे पास क्रिटिक्स है बोलते हैं कि जो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी या जो उनका एक्चुअल बिहेवियर वो निकल कर नहीं आता बिकॉज वो एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर में काम कर रहे हैं. इट इज आर्ग्यूड दैट द टेस्ट वर्कर्स ऑफ द Hawthorne plant was so overawed by the presence of a research team from Harvard that they did not react in a normal representative manner. And they ignore and फिर next critique इसका है कि ये Mayo also ignored the effects of informal organization. कैसे? Mayo described informal organization as a spontaneous emergence to fulfill the social emotional needs of workers like the need to belongingness and association and love. However, later experience with informal organization has shown that they tend to be very rigid. For example, in the form of trade unions and often lead to conflict disputes and irrational demands. ये हमने पढ़ा कि कैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनकर अपना एक अलग से ग्रुप नॉर्म्स बनाती हैं जो आपके फॉर्मल लीडर्स को भी वो डिफाई करते हैं. और आज के टाइम पे मैंने आपको स्टार्टिंग में इफ यू रिमेंबर बताया था कि यही हमारे पास बाद में ट्रेड यूनियंस की फॉर्म में भी काम करते हैं. लेकिन ये बोलते हैं कि हमने क्यों ऐसा ये इनफॉर्मल लीडर्स क्यों बन रहे हैं? बिकॉज आप वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट कर सकते हो. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं और ये जो ग्रुप नॉर्म्स बनाते हैं ये भी तो वही काम करते हैं ना, ये मैनिपुलेट करते हैं या फिर सब्जुगेट करते हैं वर्कर्स को बाय अनरिटन रूल्स है टुवर्ड्स कन्फर्मिटी टू ग्रुप नॉर्म्स है. तो आपका एंड में हो तो वही रहा है ना, चाहे आपको मैनेजर ठीक से ना ट्रीट करे, वो आपको डोमिनेट करे, या कोई इनफॉर्मल लीडर आपको डोमिनेट करे किसी ग्रुप नॉर्म्स को करके, बट अल्टीमेटली जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं उनका जो हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं, उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं वो तो टेक केयर नहीं हो पा रहे. That's why criticizers are criticizing Mayo on this particular thought. They say that Mayo has described this as groupthink
group think and it rules out individual viewpoint, initiative and creativity. राइट, सो अभी तक हमने सारा यही देखा कैसे एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या इन्होंने फाइंडिंग्स करी, कैसे हमने क्रिटिसाइज करा, बट नॉनदलेस आप जब पूरी थ्योरी किसी भी थिंकर की करोगे तो आपको लगेगा एंड में आपको कुछ तो सिग्निफिकेंस निकल कर आएगा, तभी आज भी हम इतने साल बाद उसको बैठ के पढ़ रहे हैं. सो मेयो का सिग्निफिकेंस हमारे पास वही है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बार ह्यूमन डायमेंशन को पढ़ने, ह्यूमन डायमेंशन को समझने की कोशिश करी. अभी से पहले नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन दिस डायमेंशन. एंड लेटर ऑन जब भी आप इनको करोगे, किसी को भी कोरिलेट करोगे, तो कोई भी जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आएगा वो पुराने स्कूल ऑफ थॉट का ही एक बेस लेकर चलेंगे और उसी में अपनी कोई नई एडिशंस करेंगे. दैट मींस ये एक ट्रेल ब्लेजिंग एफर्ट की तरह काम करता है कि एक थिंकर कोई हमारे पास एक लाइन ऑफ थॉट क्रिएट करेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ जो हमारे पास क्रिटिक्स आएंगे वो उसको क्रिटिसाइज करेंगे और उन्हीं सारी जो उनकी लिमिटेशंस, लैक्यूनास या लूप होल्स हैं, इन्हीं को पकड़कर एक नया स्कूल ऑफ थॉट आएगा. तो हमने क्लासिकल, यहाँ पे हमारा न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट खत्म होता है. नेक्स्ट हम जब बिहेवियरल पर जाएंगे तो आपको और लिंकेजेस पता चलेंगी कि कैसे हमारे पास एक एंड तक आते आते किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन काम करे कि वो सारे की सारी एफिशिएंट. विद ऑल दीज थिंग्स आई वुड लाइक टू एंड दिस प्रेजेंटेशन एंड विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक.